हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का इंट्रोडक्शन। ओके, फिर एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस। ओके, और ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक और एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन में होता है, आप लोग याद रखिएगा। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो है हमारी, यानी ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में बनना, ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन में होते हैं। ओके, उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोगों ने पढ़ा क्रेब्स साइकिल, फिर एटीएस साइकिल, और फिर हम लोगों ने समरी देखा एरोबिक रेस्पिरेशन का। ओके, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि हमारे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का फोर्थ पार्ट है। ओके, ये हमारा फोर्थ वीडियो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का। ओके, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, ग्लाइकोलाइसिस को, इंट्रोडक्शन को। सेकेंड में हम लोगों ने पढ़ा क्रेब्स साइकिल को, फिर हम लोगों ने पढ़ा एटीएस साइकिल को, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन और रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट रहे तो कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसे जानते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन को। द रेस्पिरेशन विच अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। वैसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता हो, उसे हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग इंट्रामोलिक्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ओके, और ये जो इंट्रामोलिक्यूलर रेस्पिरेशन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसका सबसे पहले डिस्कवर किया था हमारा कैशिव नामक साइंटिस्ट ने। ओके, अब हम लोगों को यहाँ पढ़ना है फर्मेंटेशन के बारे में। तो देखिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन दोनों लगभग सेम है। डिफरेंस बस इतना ही है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो सिर्फ लिविंग बॉडी में होते हैं, और फर्मेंटेशन की क्रिया जो होती है, फर्मेंटेशन जो रिएक्शन है हमारा, वो लिविंग बॉडी और नॉन लिविंग दोनों में होता है। ओके, अब देखिए, सबसे पहले फर्मेंटेशन का जो डिस्कवर किए थे वो किए थे हमारे लुईस पास्चर ने। ओके, लेकिन उन्होंने उस क्रिया का नाम दिया था उस टाइम जाइमोसिस। ओके, उस क्रिया का नाम क्या दिया था उन्होंने, जाइमोसिस, लुईस पास्चर ने। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए हमारे क्रिक्सैंक नामक। इन्होंने क्या किया ना कि जो जाइमोसिस हमारा नाम था उसे कन्वर्ट कर दिया फर्मेंटेशन में। उन्होंने जाइमोसिस को क्या कह दिया, फर्मेंटेशन। और हम लोग ज्यादातर फर्मेंटेशन के बारे में ही पढ़ते हैं बुक्स वगैरह में, या फिर नीट का एग्जाम दीजिए या फिर कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, आपको फर्मेंटेशन ही पूछेगा, जाइमोसिस नहीं पूछेगा। ओके, अगर जाइमोसिस पूछेगा भी तो हाई लेवल का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि जाइमोसिस का सबसे पहले किन्होंने नाम दिया था, लुईस पास्चर ने। ओके, जाइमोसिस फर्मेंटेशन दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है। दो साइंटिस्ट, लुईस पास्चर ने नाम दे दिया जाइमोसिस, क्रिक्सैंक जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने नाम दे दिया क्या, फर्मेंटेशन। ओके, हम लोग देखिए अब तक क्या होता है। पहले हमारा था ग्लूकोज, ये निर्माण किया किसका, पायरुविक एसिड का। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, है ना। ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना क्या कहलाता है हमारा, ग्लाइकोलाइसिस। और इसके बाद क्या जाता था हमारा, इसके बाद हमारा क्रेब्स साइकिल में जाता था, फिर एटीएस साइकिल करता था। ओके, उसके बाद काफी एनर्जी का निर्माण करता था। लेकिन अब चूंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो इसमें ग्लाइकोलाइसिस तो होगा, लेकिन पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में नहीं जाता है। तो होता क्या है कि ये जो पायरुविक एसिड है ना, या तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, या फिर ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इथेनॉल चूंकि एक अल्कोहल है, इसलिए यहाँ पे मैंने अल्कोहल ही लिखा है। तो पायरुविक एसिड या तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर पायरुविक एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अगर वो अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ तो हम लोग उसे बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और अगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो हम लोग उसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में होता क्या है ना कि सबसे पहले जो पायरुविक एसिड है वो डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में निर्माण करता है एसिटल एल्डिहाइड का। ओके, एसिटल एल्डिहाइड का निर्माण करता है, और साथ ही साथ वहां पे 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट भी करता है, यानी 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का वहां निर्माण होता है। ओके, और फिर क्या होता है ना कि ये जो एसिटल एल्डिहाइड बना है यहाँ पे,
वो NADH2 से रिएक्ट करके डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू, ओके, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इथेनॉल C2H5OH को हम क्या कहते हैं, इथेनॉल। ओके, तो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ जो NADH2 था वो NAD में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं क्या, पायरुविक एसिड सबसे पहले हुआ कन्वर्ट एसिटाइलडिहाइड में, फिर एसिटाइलडिहाइड में कन्वर्ट, सॉरी, और एसिटाइलडिहाइड के साथ यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बना, और साथ ही ये फिर एसिटाइलडिहाइड जो है हमारा इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया और NADH2 NAD में कन्वर्ट हो गया। ओके, ये था हमारा क्या, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो अगर ओवरऑल बात की जाए एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो ग्लूकोज जो है जाइमेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम के थ्रू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और 58 किलो कैलोरी एनर्जी का निर्माण किया। ओके, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज टूटा तो किस किस का निर्माण किया, 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल, 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और 58 किलो कैलोरी एनर्जी। ओके, अब देखिए एक और बात, ग्लाइकोलाइसिस में कितना एटीपी का निर्माण हुआ था, 2 एटीपी का, और फिर क्रेब्स साइकिल में 36, तभी ना टोटल मिलाकर 38 हुआ था, है ना। ग्लाइकोलाइसिस में 2 और क्रेब्स साइकिल में हुआ था हमारा 36। तो यहाँ पे तो क्रेब्स साइकिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल एटीपी का निर्माण होगा, तो 2 मॉलिक्यूल एटीपी का निर्माण होता है यहाँ। ओके, कहाँ, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। फिर हमारा क्या है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। आप लोग देखिए, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो सिर्फ एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में नहीं होता है। ओके, तो यहाँ मेनली हम लोगों को अब बेहतर रूप से पढ़ना था एल्कोहलिक फर्मेंटेशन को। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आप लोगों को, कि जब हम लोग अधिक एक्सरसाइज करते हैं, है ना, दौड़ते हैं, तो कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि आपके मसल्स में पेन होने लगते हैं, दर्द होने लगता है। तो होता क्या है ना कि जब हम लोग दौड़ते हैं तो वहां से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वहां पर, और चूंकि वहां ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, तो वो जो रेस्पिरेशन है ना, हमारा सबस्ट्रेट है, ग्लूकोज है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगते हैं। ओके, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो कौन सा हमारा रेस्पिरेशन करेंगे, तो एनारोबिक। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगता है, यानी फर्मेंटेशन होता है वहां पे हमारा, तो निर्माण होता है लैक्टिक एसिड का। और ये जो लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में बनता है ना, इसलिए हम लोग इसे नाम देते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ओके, तो यहाँ पे हमारे किसके रूप में है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। फिर ये हमारे ब्लड के थ्रू लीवर में जाता है और फिर वहां पे पुनः पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर ग्लूकोज में जाता है, सॉरी, फिर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके थ्रू फिर क्रेब्स साइकिल, ATS साइकिल, और फिर अधिक एनर्जी का निर्माण करता है। ओके, आप लोगों को मैं पहले बताया हूँ और बार बार बता रहा हूँ कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी बनेगा और एरोबिक रेस्पिरेशन में अधिक एनर्जी बनेगा। ओके, तो मैंने क्या बताया कि लैक्टिक एसिड जो हमारे बॉडी में बने, कैसे बने, तो पायरुविक एसिड जो थे हमारे, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गए, और उसके बाद ये लैक्टिक एसिड जो हमारे ब्लड के थ्रू लीवर में जाते हैं और वहां पर ये पुनः पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके थ्रू फिर ये पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट ना होकर के क्रेब्स साइकिल में भाग लेते हैं, फिर ATS साइकिल में भाग लेते हैं, और फिर वो अधिक एनर्जी का निर्माण करते हैं, है ना। तो ये था हमारा फर्मेंटेशन, जिसे हम लोग बोले क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी। ओके, अब हम लोग जानते हैं क्या, रेस्पिरेटरी कोशेंट। रेस्पिरेटरी कोशेंट इज द रेशियो ऑफ इवॉल्व्ड CO2 एंड यूटिलाइज्ड O2। ओके, रेस्पिरेटरी कोशेंट जो है ना, एक रेशियो है किसका, खर्च हुए, सॉरी, बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड और खर्च हुए ऑक्सीजन का। अगर फॉर्मूला से बात किया जाए तो रेस्पिरेटरी कोशेंट इक्वल टू इवॉल्व्ड CO2 बाय यूटिलाइज्ड O2। ओके, हम लोग इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। पहले एग्जांपल को हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, ये जो रेस्पिरेटरी कोशेंट है ना, इसका वैल्यू डिपेंड करता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के नेचर पर। क्या बताया मैंने कि रेस्पिरेटरी कोशेंट का वैल्यू डिपेंड करता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के नेचर पर। अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में है तो रेस्पिरेटरी कोशेंट का वैल्यू 1 होगा। अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन या फैट के रूप में है तो उसका वैल्यू लेस देन 1 होगा, 1 से कम होगा। ओके, प्रोटीन का हमारा होता है 0.9, फैट का होता है हमारा 0.6।
ओके, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट आरक्यू का वैल्यू फैट का कितना होता है 0.6, प्रोटीन का होता है 0.9। तो हमें उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लोग लेस देन 1 रखिए, याद रखिए, उतना काफी है। और अगर वो ऑर्गेनिक एसिड के फॉर्म में है, अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक एसिड के फॉर्म में है, तो उस टाइम रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट का वैल्यू मोर देन 1 होगा। ओके, एक से अधिक होगा, है ना। यहाँ पे याद रखिएगा ऑर्गेनिक एसिड का, ये नीट एग्जाम्स में या कंपटीशन एग्जाम्स में अधिक बार पूछे जाते हैं। कौन? ऑर्गेनिक एसिड्स का। और सक्लेंट प्लांट्स का। सक्लेंट प्लांट्स हम लोग किससे कहते हैं? फ्लेशी प्लांट्स को, जैसे ओपनसिया, कैक्टस। ओके, तो इसमें होता क्या है इन प्लांट्स में कि कार्बन डाइऑक्साइड बनते ही नहीं है, और फॉर्मूला में क्या है कि इवॉल्व्ड U2 इवॉल्व्ड CO2, तो CO2 यहाँ पे बन ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे RQ इनका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? देखिए, अगर हमारा इवॉल्व्ड CO2 का मान तो यहाँ पे 0 तो होगा ही। ओके, और अगर यूटिलाइज CO2 अब कितना भी रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, कुछ भी रहे, अगर हम लोग 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो 0 ही आएगा, है ना। यानी सक्लेंट प्लांट्स का आरक्यू का वैल्यू यानी रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट का वैल्यू कितना होता है? 0। ओके, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो अगर हमारा रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट का वैल्यू दिया हुआ रहे तो हम लोग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का नेचर भी पता लगा सकते हैं, है ना। अगर मान लिया जाए आरक्यू का वैल्यू 1 दिया है, अगर 1 दिया है तो कौन सा हमारा सबस्ट्रेट होगा? कार्बोहाइड्रेट। अगर लेस देन 1 है, 1 से कम दिया हुआ है, तो कौन सा हमारा सबस्ट्रेट होगा? प्रोटीन होगा या फिर फैट होगा, है ना। अगर 1 से अधिक दिया हुआ है तो ऑर्गेनिक एसिड होगा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ओके, और देखिए, ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट को मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, जो है हमारा गैनोन्स रेस्पिरोमीटर। क्या हमारा? गैनोन्स रेस्पिरोमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आरक्यू के वैल्यू को मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट 4 जो था हमारा टॉपिक, पार्ट 4 वीडियो समाप्त हुआ, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा एनारोबिक रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट को। ओके, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स को। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो इसे कमेंट में कर दीजिए। ओके, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, और अगर अच्छा लगे, आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी पढ़ें, तो शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। ओके, बाय बाय।